को किसी भी एक कॉर्नर से आप डिस्टरबेंस क्रिएट करो, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टरबेंस तो हो गया ना क्रिएट, यस सर। लेकिन डिस्टरबेंस कन्फाइंड होता है दो पॉइंट्स के बीच में। कन्फाइंड है ना, बाहर नहीं जा रहा है वो। जी सर। गिटार का वायर अगर आप देखोगे तो इस तरह जो है वो एक बार स्ट्रेट रहेगा, थोड़ी देर बाद इस तरह की शेप बनेगी उसकी, थोड़ी देर बाद ऐसा बनेगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी तरह से दिख रहा होगा ना गिटार का वायर वाइब्रेट करता हुआ। जी सर। गिटार, सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे दिख रहा होगा कि नहीं? तो इस केस में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऑसिलेशन कैसे है? दो पॉइंट के बीच में कन्फाइंड है ना? बताओ, नहीं है कन्फाइंड? सर तो इस चीज की, इस तरह की वेव को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। कैसे क्रिएट होती है स्टैंडिंग वेव? आप ऐसा करो, दो अलग अलग तरीके की, है ना, अलग अलग तरीका मतलब दो डिफरेंट वेव्स लो जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेव फॉर्म भी सेम है। दो वेव लिया हमने, किस तरह की, किस तरह की वेव ली बताओ? आवाज। हाँ जी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम सेम फ्रीक्वेंसी, वेवफॉर्म। सेम वेव फॉर्म। और उनको क्या करो आप? सुपर इम्पोज। सुपरपोज करा दो। तो उनको सुपरपोज करने से जो भी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कहेंगे। उसको सुपरपोज करने से जो मिलेगा उसको क्या कहें? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। एक बार मैं सुपरपोजिशन करा के दे देता हूँ आपको। एक इक्वेशन मैंने लिखी वेव की वाई, उनके बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस उनके बीच में हो सकता है। एक इक्वेशन में लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा सा थ्योरी आप समझ लो इसका, फिर ये चीज बड़ी आसान है, वाई वन। और दूसरी इक्वेशन ली मैंने y2 टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। नाउ लुक, दोनों वेव को मैंने क्या किया है बताओ? सुपर इम्पोज। दोनों वेव को लिया है जो कि उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक तो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, दूसरा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा। दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम। सेम। यही हो रहा है ना? यस सर। इन दोनों वेव में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि फेज डिफरेंस नहीं होगा। इन दोनों वेव के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस हो सकता है। अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, आसान रखने के लिए, जिससे मुझे मुसीबत ना आए, फेज डिफरेंस को 0 मान लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, समझ गए? अभी फेज डिफरेंस कितना मान लिया मैं इन दोनों के बीच में? 0। तो जो y आएगा दैट विल बी y1 प्लस y2। y की वैल्यू कितनी आएगी? सुपरपोजिशन तो यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि कुछ और? यही कहता है। और ये कहता है तो ए साइन, थोड़ी सी मदद कराओ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है। ओमेगा टी माइनस के एक्स है प्लस ए साइन, ये क्या है? ओमेगा टी प्लस के साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप मुझे बता दो जरा क्या है? 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी टू माइनस ए डी हो बाई गया, d by 2 थामा थामा, 2a साइन c plus d by 2 सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या बनेगा बताओ? ओमेगा t मतलब ओवरऑल ओमेगा t बनेगा। ओवरऑल ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स कैंसिल, पूरा लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो डायरेक्ट। ओमेगा टी। और दूसरा क्या आएगा? तो kx आएगा, कॉस मतलब sin kx। कॉस के एक्स, हाँ cos kx। कॉस के एक्स। ये फाइनल इक्वेशन मुझे दिखी। फाइनल इक्वेशन क्या आया? 2a साइन ओमेगा टी cos कॉस kx। और कॉस के एक्स। अब इस तरह की इक्वेशन आई तो क्या ये इक्वेशन फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी है या नहीं है? ये वाला नहीं है। चीज
नहीं है सर। नहीं है तो नहीं है, तो ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो ये स्टैंडिंग वेव कह दिया, इसको स्टेशनरी वेव कह दिया, है ना? यस सर, स्टेशनरी वेव हमेशा दो वेव की सुपरपोजिशन वाली होगी। दो वेव के सुपरपोजिशन से बनता है स्टेशनरी वेव। एक अलग वेव है, वो दो वेव के सुपरपोजिशन से बन रही है। तो स्टैंडिंग वेव मतलब दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में जो वेव जनरेट हो। अभी पूरा मतलब क्लियर हो जाने दो, एक बार रुक जाओ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये अकेले वेव रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, और भी डिफरेंट तरीके की इक्वेशंस आपको स्टैंडिंग वेव दे सकती है। प्लस माइनस 2a, है ना? जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बना लो। साइन ओमेगा टी की जगह हम लोग अगर कॉस ओमेगा टी लिखें और साइन के एक्स लिखें तो भी स्टैंडिंग वेव ही कहूंगा मैं उसको। प्लस माइनस 2a कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, इसको भी स्टैंडिंग वेव ही कहेंगे। प्लस माइनस 2a साइन ओमेगा टी साइन के एक्स, इसको भी क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव ही कहेंगे। ये समझ में आ रहा है इस तरह से क्यों बनेगा स्टैंडिंग वेव? क्योंकि देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है। फेज डिफरेंस को मना किया मैंने कि नहीं मना किया? नहीं मना किया। नहीं मना। तो अगर मैं यहाँ इसके बीच में फेज डिफरेंस π/2 का डाल देता हूं तो एक साइन हो गई, दूसरी कॉस हो गई, है ना? एक क्या हो जाएगा? साइन, और दूसरा कॉस। कॉस। फिर साइन सी प्लस कॉस डी, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें भी फेज डिफरेंस ला सकते हैं। फेज डिफरेंस π/2 का भी कर सकते हैं, पाई का भी कर सकते हैं। एनीवेज आप कुछ भी कर लो, आपको इस तरह का एक टर्म चाहिए जिसमें एक तो साइन दिख रहा है अलग से ओमेगा टी या के एक्स का, और कॉस दिख रहा है। कॉस दिख रहा है किसका? ओमेगा टी या के एक्स का। तो आप डिक्लेयर करोगे कि कैसी वेव है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। ठीक है, इसको अब एनालाइज मुझे करना है स्टैंडिंग वेव को। तो स्टैंडिंग वेव कोई भी उठा लो आप, मैं इसी को ले लेता हूँ, है ना? किसी भी एक को एनालाइज कर देंगे तो बाकी सबका एनालिसिस अपने आप हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू चेंज द कोऑर्डिनेट। देखो, अगर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। 2a sin ओमेगा टी cos के x को डिस्कस किया मैंने, ठीक है? और आप चाहते हो कि मैं 2a sin ओमेगा टी sin के x को डिस्कस करूं, तो उसमें क्या करना होगा? जो वेव फॉर्म बना हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो, और cos के x को sin के x बनाना है, तो y एक्सिस को थोड़ा सा क्या करना है? आगे पीछे शिफ्ट कर देना होगा कि नहीं? नहीं समझे हो? देखो, मैंने ऐसे एक ग्राफ बना दिया, मान लो, इमेजिन करो एक ग्राफ बन गया, और आप चाहते हो, क्या चाहते हो सर? कि कॉस, इस ग्राफ को ही कॉस ग्राफ बनाओ। तो आप यहाँ पे एक्सिस लिख लोगे तो कॉस बन जाएगा। यस सर। और आप चाहते हो कि इसी ग्राफ को साइन बनाओ, तो आप एक्सिस को कहाँ कर लो? यहाँ रख लो, तो साइन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ साइन के एक्स लिखा है कि कॉस के एक्स लिखा है? ओवरऑल डिस्कशन करने में मुझे अभी अभी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन करते हुए परेशानी हो सकती है, वो परेशानी हम तब झेलेंगे, अभी नहीं झेलते हैं। अभी मैं ये इक्वेशन उठा लेता हूँ स्टैंडिंग वेव की। देखो, इन तीन चीज को आप भूल भी जाएंगे अभी, तो मेरा कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। y1 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है, y2 बराबर ओमेगा टी प्लस के एक्स है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, वेव फॉर्म सेम, उनको मैंने कराया सुपरपोज। जो मिली इक्वेशन वो ये मिली, और इस वेव को मैंने क्या बोला? स्टैंडिंग वेव। क्यों स्टैंडिंग वेव बोला है, इसको हम लोग डिस्कशन करना चालू करते हैं। इक्वेशन मैंने लिखी है y बराबर 2a sin ओमेगा टी cos के x। यहां लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन कितनी है? y बराबर 2a sin ओमेगा टी और cos। के। ये इक्वेशन सर, ये तो आपको y मिल रहा है जो टाइम का फंक्शन भी है, और किसका फंक्शन है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फंक्शन भी है। इसका मतलब आपको अगर इनका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ एक्चुअली क्या बनेगा कि डिफरेंट डिफरेंट समय पे स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा, यही ग्राफ होगा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया?
यस सर। देखो आप क्या कर सकते हो, y बराबर एफ एक्स अगर बनाना है आपको, तो y बराबर एफ एक्स क्या होगा, एक कर्व होगा, है ना। लेकिन अगर y बराबर एफ एक्स टी कहीं लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि कर्व तो है सर वो, लेकिन वो कर्व अलग अलग समय के लिए अलग अलग है। अलग अलग है। तो हम क्या करें, अलग अलग समय के लिए बना लेते हैं उस ग्राफ को, नहीं बनाए अलग अलग समय के लिए। बना सकते हैं। तो अलग अलग समय के लिए जब मैं ग्राफ बनाने चलता हूं, तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेक्शन क्या एडजस्टमेंट करता हूं। और एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे बस ये किया कि y को मैंने ऐसे लिखा कि 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। y बराबर क्या लिखा, y बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। अब इस इक्वेशन को देख के मुझे बहुत ही एक सीधी सी बात पता लग रही है। क्या बात पता लग रही है, बात पता ये लग रही है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ string are executing simple harmonic motion। ये कैसे पता लगा, देखो y बराबर सिंपल हार एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, याद करो, y बराबर, ए साइन ओमेगा टी। यहां छोटा ए लिख लेता हूं मैं, a sin ओमेगा टी, ऐसा होता है कि नहीं, यस सर। जहां पे a क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो ये उसी इक्वेशन की वही इक्वेशन नहीं है, y बराबर 2a cos kx क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना, यस सर। और साइन ओमेगा टी। तो इस बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं, आर executing SHM with different amplitude, with different, सर ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड इसलिए ना कि कॉस वेरी करेगा। बिल्कुल सही बात है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल कहां बैठा है। देखो एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है कि नहीं। इसे सर हम डैम्प्ड ना, डैम्प्ड ऐसे डैम्प्ड नहीं है ये, डैम्प्ड नहीं है सर। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक पार्टिकल का एसएचएम नहीं दे रही है। ये y जो है, y कौन सी इक्वेशन होती है, याद करो, y ये तो आपको क्या देता है, y मीडियम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है उन सब की कहानी कह देती है y के नहीं। यस सर। y किसकी कहानी कहती है, सारे पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल्स की कहानी y कहती है। तो x पे डिपेंडेंसी आना चाहिए y का, बिल्कुल आ रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं। यस सर। तो मैं अभी ग्राफ बनाता हूं, धीरे धीरे आप बस बैठ के देखते रहेंगे, आपको तुरंत समझ में आएंगी बातें। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, पहले आपने समझ लिया तो ये तो समझ ही लोगे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक ऐसा केस लेता हूं कि जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, मतलब t बराबर 0 की सिचुएशन पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कब का ग्राफ बनाया मैंने, टी बराबर 0। तो t बराबर 0 पे स्ट्रिंग जो ग्राफ बनेगा वही स्ट्रिंग की शेप भी होगी, जो ग्राफ बनेगा वही क्या होगा, स्ट्रिंग की। तो t बराबर 0 पे तो सर सब कुछ 0 है, क्योंकि t को 0 रखोगे साइन ओमेगा टी कितना बनाएगा, 0। तो t बराबर 0 पे सब कुछ 0, तो ये बन गई शेप। समझ आ गई बात। यस सर। फिर हम ऐसा करते हैं, दिस ग्राफ इज एट t बराबर 0। अब सर आप ऐसा करो, t बाई 4 पे ग्राफ बनाओ। कब ग्राफ बनाए, t/4। तो t/4 पे अगर आप ग्राफ बनाते हो तो साइन ओमेगा इंटू टी की जगह t/4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा t/4 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो वो कितना होता है सर, ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2π/t लिखेंगे, और t/4 तो यहां से कितना आया, π/2 आया ना। t/4 ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो आप, क्योंकि t/4 पे सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कहां बैठे होंगे, अपने एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए होंगे कि नहीं। t बराबर 0 पे सब मीन में थे, और t बराबर 0 पे सब कहां पहुंचे हैं,
मीन में थे और t बराबर 4 पे कहां पहुंचे होंगे बताओ? एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे पहुंचे, तो उस समय पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम साइन ओमेगा टी 1 होगा तो y क्या बनेगा सर? 2a cos kx 2a cos kx। तो 2a cos kx का ग्राफ मैं बस यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये ग्राफ बना 2a cos kx का, इसी तरह से बनाएंगे कुछ। यही होगा ना 2a cos kx का ग्राफ? यस सर ये बन गया 2a cos kx का ग्राफ। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं सर, किसी दूसरी लोकेशन पे ढूंढते हैं। दूसरी लोकेशन क्या है? ये t इज इक्वल टू t/4 है। t/2 भी यही हो जाएगा, वापस मीन पे आएगा ना t/2 पे। यस सर t/2 जब आएगा तो वापस पार्टिकल कहाँ जाएगा? अपने मीन पे आ जाएगा कि नहीं? यस सर मीन पे ही आ जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूं। अब क्या हुआ सर? 3t/4 पे क्या होगा जब साइन नेगेटिव हो जाएगा? तो साइन नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से बनेगा। साइन नेगेटिव होगा तो इस तरह से बनेगा कि नहीं? ये वाला ग्राफ कब का है? सर हाँ जी, सर ये वापस बता दो, समझ में नहीं आया। देखो स्ट्रिंग का शेप बना रहे हो आप डिफरेंट सिनेरियो पे, तो t बराबर 0 पे स्ट्रिंग कैसी होगी? सर वैसे ही वो एक कर्व जैसी, एक कर्व जैसी? मतलब वन ऑफ दीज टू कर्व जो आपने बनाया। कौन सा है t बराबर 0 वाला? समझ में कैसे आएगा तुम्हें? तुम मेरी बात नहीं सुनी तुमने। t बराबर 0 पे क्या होगा? y बराबर 2a cos kx साइन ओमेगा टी। जब आप t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी? अरे 0 है। 0 तो y एवरीवेयर कितना होगा? 0 तो y एवरीवेयर 0 मतलब स्ट्रेट लाइन। y एवरीवेयर 0 का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन होगी। फिर हमने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया। कौन सा पॉइंट सेलेक्ट किया है? फोर t/4। तो जब t इज इक्वल टू t/4 होगा तो साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 होगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 2a cos kx आएगी। 2a cos kx प्लॉट किया मैंने, ये दिख रहा है 2a cos kx वाला ग्राफ? बताओ। यस सर। बोल नहीं रहे हो। यस सर। फिर t/2 वाला चेक करो। जब t/2 होगा तो कितना होगा? जब t/2 होगा, कैपिटल T/2 होगा तो फिर से 0 हो जाएगा। बोलोगे नहीं तो फिर क्या फायदा हो रहा है मेरे को बोलने का? यस सर हो जाएगा। t/2 जब होगा तो y की वैल्यू फिर से 0 आएगी, और t इज इक्वल टू 3t/4 होगा तो y की वैल्यू फिर से कितने आएगी? -2a cos kx। तो -2a cos kx वाला ग्राफ ये बना दिया। देखा आर्यन? जी सर। लेकिन ये तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना सर, इसके अलावा और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? टाइम की वैल्यू क्या सिर्फ यही होंगी? सर और भी बहुत सारी टाइम की वैल्यू हो सकती है। तो और बहुत सारी टाइम की वैल्यू होंगी तो उन सब टाइम की वैल्यूज के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा सर? थोड़ा सा ये ग्राफ इस शेप में आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी तो ऐसा होगा। फिर और देखोगे तो इस तरह का ग्राफ भी मिलेगा आपको। नेगेटिव साइड में भी इसी तरह की चीज दिख रही होगी। बताओ समझ में आ रही है ये क्या बनाते जा रहा हूं मैं? यस सर क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी तो इस तरह से हो ही रहा होगा कि नहीं? जल्दी से देख के बताओ। इस तरह से ऑसिलेशन चल रहे होंगे, स्ट्रिंग ऐसे शेप बना रही होगी। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखो,
यू पिक एनी पार्टिकल, यहां पे मैंने ये पार्टिकल सिलेक्ट किया, तो ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कौन सी डायरेक्शन में, Y इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दिख रहा है एम्पलीट्यूड, यस सर। जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है ये 2a के बराबर है, इसके एम्पलीट्यूड के डबल के बराबर है, समझ गए। पिक एनी अनदर पार्टिकल, ये पार्टिकल भी क्या कर रहा है, SHM लेकिन इसका एम्पलीट्यूड पहले वाले एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। ज्यादा है। कोई भी और तीसरा चौथा पांचवा कोई भी पार्टिकल ढूंढो, ये ढूंढा, ये भी क्या कर रहा है, SHM तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या है पार्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंचा हुआ है कि नहीं। यस सर। अब मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक पोर्शन पे कंसंट्रेट करो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज उसमें ढूंढते हैं। यू कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन पे आप कंसंट्रेट करिए और इस पोर्शन को आप देखिए कि अगर एक रस्सी को आप दो फिक्स पॉइंट से बांध के ऑसिलेट कराते हैं और एक हाई स्पीड कैमरा लेके बार बार फोटो क्लिक करना शुरू करते हैं, तो आपको कैसी चीज दिखाई देगी, ऐसे ही चीज आएगा, यस सर। है ना। मतलब कहने का ये हुआ कि आप इसमें अगर एक गिटार स्ट्रिंग को भी आप देखेंगे, हाई स्पीड कैमरा से फोटोज क्लिक करेंगे, तो इसी तरह की चीज दिख रही होगी आपको कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी सर। कभी गिटार स्ट्रिंग सीधी होगी, कभी वो मैक्सिमा पे पहुंचे होंगे, कभी मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच में और इसके मीन और मैक्सिमा के बीच में होगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी, हाँ ना, कुछ कुछ तुम्हें जवाब मिलना चाहिए ना, यस सर। है ना। यस सर। और उन सब में भी आप देखो कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो कभी मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कभी भी मूव नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो ये कौन से पॉइंट है जो कभी मूव नहीं कर रहे हैं, बोलो। सर ये बिल्कुल जो जॉइंट है जो सारी वेव्स का, जो सारी वेव्स का वो जॉइंट टाइप्स दिख रहा है जो जॉइंट टाइप नहीं, एक पॉइंट दिख रहे हैं जो पॉइंट कभी मूव नहीं कर रहे हैं। तो एक डेफिनेशन आप लिख लो, डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, लिखो नोड। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या डेफिनेशन लिखना है आपको, नोड। नोड के बारे में लिखेंगे, नोड्स, बना दो नोड्स, ठीक है। नोड्स कैसे पॉइंट है, स्टेशनरी, ऑलवेज एट रेस्ट। ऑलवेज एट रेस्ट लिख लो। नोड्स कैसे पॉइंट होंगे, ऑलवेज एट रेस्ट। नोड कैसे पॉइंट हुए, ऑलवेज एट रेस्ट। रेस्ट हुआ, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन हाँ अभी दिखेगी, जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन, स्क्रीन भी दिखा देता हूँ मैं तुमको, गाना भी सुना देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन के नहीं, यस सर। दिख रहा है। सिर्फ नोट्स दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, कुछ और कुछ भी नहीं अभी। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिखना चाहिए, तो गलत बात है। सर एलन करियर इंस्टीट्यूट दिखता है। अब बताओ, सर बहुत जूम में ये देखो सर ऐसा लग रहा है हम कोई बादल देख रहे हैं सर खिड़की से। गिटार का हुआ है, बादल दिख रहे हैं आपको, है ना, गिटार दिख रहा है। ओ, तो ये जो है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग्स ऑसिलेट करके दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। आपको 6 स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, यस सर। है ना। गाना बजते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, सिस्टम का गाना सुनाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट के लिए आप बस देखिए, फिर मैं समझाऊंगा।
डिड यू एंजॉय? आनंद लिया? जी सर, मजा आ गया। तो स्ट्रिंग्स आपको ऑसिलेट करते हुए जो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, क्या वो जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ से मैच कर रही हैं? बोलो, वेव फॉर्म डिफरेंट है ना? वेव फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. तो क्या दिख रहा है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा रेस्ट में रह रहे हैं, है ना? लुक एट दिस पॉइंट, ये हमेशा कैसा है? ये पॉइंट रेस्ट में है, ये वाला पॉइंट भी रेस्ट में है, ये पॉइंट भी रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? ये क्या बोले इसको? कैसी वेव बन रही है ये? स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है। कैसी वेव फॉर्म हो रही है गिटार में? Standing. स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टैंडिंग वेव की? कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमेशा रेस्ट में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है ना? गिटार के बारे में अब थोड़ा सा और बात करेंगे हम, पहले थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो नोड कैसे पॉइंट हुए? नोड कौन से पॉइंट हुए? ऑलवेज एट रेस्ट ऑलवेज एट रेस्ट, है ना? जीरो एम्पलीट्यूड कह दूं मैं। कैसे पार्टिकल? Zero amplitude. तो नोड है कुछ चीज, तो फिर एक एंटी नोड भी हुआ। कौन हुआ एक Antinode. एंटी नोड? क्या होगा? Maximum amplitude. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एकदम सही बात है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस चीज को हटा देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या दिख रहा है? इसका क्या नाम दिया जाए? एंटी नोड। एंटी नोड एंटी नोड। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या नाम दिया जाए? नोड। ठीक है जी। एक पॉइंट हो गया एंटी नोड, दूसरा पॉइंट हो गया नोड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नो सर। हाँ जी। सर अलग अलग टाइम पे एंटीनोड अलग अलग होगा या फिर हम वो मैक्सिमम वाले को मानेंगे सर? नोड तो बस ये फिक्स हो गया। नोड क्या है? लोकेशन है ये जो पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। नोड किससे पहचाना जाएगा? वाई से। एक्स कोऑर्डिनेट से। वाई कोऑर्डिनेट से सर। लोकेशन ऑफ नोड, ये एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया ना? नहीं, तुम समझे ही नहीं। सर नोड एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, वाई चेंज हो रहा है ना? देखो, एक पॉइंट आपने ढूंढा जहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है। यस सर। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे नोड की लोकेशन बताओ। कैसे बताओगे? कि x बराबर इस कोऑर्डिनेट पे चले जाओ, नोड मिलेगा। सर लेकिन इस वाले पॉइंट पे कभी तो ये पार्टिकल नीचे भी आएगा ना? नहीं, ये वाला तो नोड हमेशा नोड, ये तो फिक्स हो गया ना। सर नोड फिक्स हुआ, पार्टिकल तो नीचे आएगा ना वो? पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा, पार्टिकल भी फिक्स रह गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देखो, पार्टिकल के ग्राफ तो बना रखे हैं मैंने। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ तो सर। ये कहाँ जा रहा है? ये नोड वाला तो कहीं भी नहीं जा रहा है। सर वो लाल से जो काला आपने बनाया वो नीचे नहीं है कौन सा वाला कह रहे हो? सर? जहाँ आपने एंटी नोड के नीचे वाला। ये एंटी नोड तो मूव करेगा, हाँ सर वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एंटी नोड जब मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? वो तो फिक्स रहेगा। बस उसी से तो पहचान रहा हूँ मैं एंटी नोड कहाँ है। ओके सर। वाई बदलता रहो, एंटी नोड तो ये लोकेशन है। एंटी नोड, दिस लोकेशन इज एंटी नोड। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में आप मुझे नोड का लोकेशन बताओ और एंटी नोड का लोकेशन बताओ, किसका लोकेशन बताओ? नोड और एंटी नोड। देखो अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं। अगर ये मैंने ग्राफ 2a cos के x का लिखा है, ध्यान से देखो किसका? 2a cos के x। तो y एक्सिस को मैं यहां बना दूंगा। और अगर यही ग्राफ 2a sin x का होता तो y एक्सिस कहां बन जाता? सर यहाँ सबसे नीचे वाले यहां बन जो- जाता, इस पॉइंट पे।
यस सर. वेव फॉर्म में कोई डिफरेंस आता? नो सर. कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अभी अगर मुझे ये पहचानना है, लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड पहचानना है ना, ध्यान से देखो. अब मैं लोकेशन अगर ढूंढता हूं, किसका लोकेशन? लोकेशन ऑफ नोड्स. नोड्स की लोकेशन चाहिए मुझे. तो नोड्स की लोकेशन के लिए cos के x को कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. 0. और cos के x को 0 होने का मतलब क्या है? कि kx की वैल्यू है ना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाए. ये समझ में आया? cos को 0 होना है. पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सब जगह 0 होगा. यस सर. तो cos के x को 0 होने के लिए kx को कितना होना चाहिए? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए. और k को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा. मैंने बताया था इसको बड़ा इस्तेमाल करेंगे. ये लिखा था ना मैंने, याद करो. k को क्या लिखा था? 2 पाई बाई. नहीं याद आ रहा है तो फिर एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ. k एक्चुअली शुरुआत k का जन्म हुआ था ओमेगा बाई v से. ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई t, और vt होगा लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा. ओके. यस सर. तो x की वैल्यू कितनी आई? लोकेशन ऑफ नोड अगर ढूंढ रहा था मैं, क्या ढूंढ रहे थे हम लोग? लोकेशन ऑफ नोड. लोकेशन ऑफ नोड. तो नोड का लोकेशन कहाँ मिल रहा है आपको बताओ? 2n जल्दी से plus बता दो. 2n plus 1 lambda upon 4. 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4. मतलब कहने का ये हुआ कि n को 0 से शुरू करो, लैम्डा बाई 4 पे एक नोड मिलेगा. 3 लैम्डा बाई 4 पे भी क्या होगा? और 5 node. लैम्डा बाई 4 पे भी. और ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा, ये जनरल बात नहीं है. दिस इज नॉट अ जनरल फिनोमेना. क्योंकि अगर कल को यहाँ cos के x की जगह sin के x हो जाए, cos के x की जगह क्या हो जाए, sin kx. तो नोड की लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी. ध्यान से देख लो, कहीं और चला जाएगा लोग. यस सर. बट क्या चीज चेंज नहीं होगी, वो ये है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस, वो कभी चेंज नहीं होगा. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ये चीज आपको याद रखना है. कॉन्जिक्यूटिव नोड्स कितना आएगा? lambda by 2. ठीक है जी. तो कहने का मतलब ये लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 और 5 लैम्डा बाई 4. अब पहचानो जो बात कह रहे थे ना तुम बार बार. अगर मुझे पता करना हुआ नोड कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगा? x बराबर lambda by 4 is a node, 3 lambda by 4 is a node, 5 lambda by 4 is a node. तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स कितना आया? lambda by 2. लैम्डा बाई 2. लैम्डा बाई 2. ठीक है. और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स भी कितना आएगा? लैम्डा बाई यही है. है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नोड्स इज लैम्डा बाई 2. एंटी नोड का भी कितना होगा? lambda by 2. और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? lambda by 4. लैम्डा बाई 4. Lambda by 4. वो कितना डिस्टेंस है देखो. यहां से यहां डिस्टेंस अगर लिखना है, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड. नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? लैम्डा बाई 4. 4. ठीक है. और एंटी नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? Lambda by 4. दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, सॉरी गलत कह रहा हूं. और एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Lambda by 2. लैम्डा बाई 2. समझ आ गई बात कि नहीं समझ आई? यस सर आ गई. ठीक है ना. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं. यहाँ पे समराइज में कर देता हूं. ठीक है ना. समराइज कैसे करेंगे? समराइज करना है, ऑल पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग, ऑल पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग. कैसा? SHM. एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक
motion of variable amplitude. with different amplitudes. कैसा amplitude? different Different with different amplitudes. Different amplitudes. ये समझ में आ गया? Yes, sir. फेज डिफरेंस किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का क्या कैलकुलेट करना है? फेज डिफरेंस। वो कितना होगा? कितना होगा फेज डिफरेंस बताओ? आइदर 0 या फिर पाई। आइदर 0 होगा या फिर पाई पाई होगा, है ना? फेज डिफरेंस बिटवीन any two particles is either 0 और कितना? पाई और पाई। या तो 0 है या फिर कितना होगा? पाई। 0 किस किस के बीच में है? देखो डायग्राम देखते हैं वापस। ये कोई भी दो पार्टिकल यहां पे लो, यहां एक लिया, यहां एक लिया, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? जीरो है ना? देखो ये भी नीचे आ रहा है और ये भी। ये जब मीन पे आएगा तो ये भी कहां आ जाएगा? मीन पे। आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. सर और दोनों एक साथ सर नहीं आएंगे। दोनों एक साथ। दोनों तो एक साथ मीन पे आएंगे ना? सर एक साथ नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे एक साथ भाई? स्ट्रिंग सीधी एक साथ नहीं होगी। जब स्ट्रिंग सीधी होगी तो दोनों यहां नहीं होंगे। बोलो। सर स्ट्रिंग एक साथ थोड़ी होगी सीधी, मतलब भाई तुम ये पार्टिकल 1 सिलेक्ट करो, पार्टिकल 2 सिलेक्ट करो, दोनों क्या सेम टाइम पे एक्सट्रीम में पहुंचे हुए हैं? अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पे। यस सर। जब सीधी होगी स्ट्रिंग तो क्या दोनों अपने रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन पे एक साथ पहुंच रहे होंगे? सर मतलब दोनों की स्पीड अलग होगी। स्पीड से क्या मतलब है? मैं तो टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या सेम टाइम पे पहुंच रहे होंगे? हाँ सेम टाइम पे पहुंच रहे होंगे, सेम टाइम पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे, तो हमेशा इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। 0. लेकिन अगर यहाँ पे 2 और 3 को आप सिलेक्ट करो, यहाँ 3 पार्टिकल ये है तीसरा, तो 2 जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो 3 कहाँ है? Negative. एक्सट्रीम पे है। तो इन 2 और 3 के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई है पाई। सर। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज आइदर 0 और, या तो 0 है या फिर कितना है? पाई। पाई या तो 0 होगा या फिर पाई होगा, या तो सर 0 है। हाँ जी। पाई बाय 2 नहीं हो सकता? पाई बाई 2 कैसे होगा? पाई बाई 2 का मतलब तो ये हुआ कि एक मीन पे एक मीन पे है और एक एक्सट्रीम पे। ऐसा कब हो रहा है? कब हो रहा है ऐसा? सिर्फ नोड और उसका होता है। सर नोड और एंटी नोड का नहीं होगा सर? एंटी नोड तो मूव ही नहीं कर रहा है कभी। क्या एंटी नोड मूव कर रहा है? मतलब सर एंटी नोड मत लीजिए, उसके एंटी नोड मूव कर रहा है कि नहीं? सॉरी, सर एंटी नोड के जस्ट बराबर में पॉइंट ले लीजिए। एंटीनोड तो सर कर रहा है ना? एंटी नोड के बराबर में पॉइंट ले लिया। चलो बताओ, अब बताओ। और सर ये सबसे नोड के बराबर में बिल्कुल। ये वाला भी ले लिया। दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं। इसका एम्पलीट्यूड छोटा है तो क्या करूं मैं? है तो एक्सट्रीम पे ही ना। और सर नोड और एंटी नोड को ही लिया तो क्या होगा सर? नोड और एंटी नोड, नोड तो मूव नहीं कर रहा है, तो मोशन ही नहीं कर रहा है, इसका तो फेज डिफरेंस कुछ करना ही नहीं है। अच्छा ये तो मोशन ही नहीं कर रहा है, इसका क्या फेज डिफरेंस देखोगे? भाई जो चल ही नहीं रहा है उसका फेज डिफरेंस क्यों उसको बेचारे को परेशान कर रहे हो? वो तो पहले ही हथियार गिरा के बैठा हुआ है। देखो तुम घूमो फिरो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें परेशान मत करो। पर तुम फिर भी उसे परेशान कर रहे हो जाके। सर हाँ जी। सर फिर इसका मतलब ये कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग अपने एक्सट्रीम्स पे होंगे सर? सब लोग अपने एक्सट्रीम पे होंगे किसी भी गिवन मोमेंट पे। अगर एक एक्सट्रीम पे है तो सब एक्सट्रीम पे होंगे।
ओके ओके अगर एक एक्सट्रीम पे है तो सभी के सभी कहाँ होंगे, एक्सट्रीम पे और एक मीन पे है तो सभी के सभी मीन 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 पे सीधी सी तो बात है। देखो जब स्ट्रिंग सीधी है तो सब सब ऐसा तो नहीं है ना कि ये पार्ट सीधा है और बाकी सब तिरछा मिर्चा हो रहा है। होना चाहिए और जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचे हैं तो सभी के सभी एक साथ अपने अपने एक्सट्रीम पे पहुंचे। अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पे हैं। सबके रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम्स डिफरेंट हो सकते हैं और हैं भी, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो एक्सट्रीम भी एक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं। बोलो। आगे से यस सर। ठीक है, ये दो चीज लिख ली हमने। सर हाँ जी। अगर कोई स्टेटमेंट लिखी आई कि फेज डिफरेंसेस 2 पाए तो वो भी करेक्ट हो जाएगी सर? 2 पाई भी करेक्ट हो जाएगी ना। यस सर। नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको, एकदम क्लैरिटी के साथ आएगा। फिर आप ये बताओ, ये भी लिख देता हूं मैं समराइज जब कर ही रहा हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is lambda by 2. consecutive antinodes वो भी कितना होगा, lambda by 2। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। दो consecutive नोड के बीच का डिस्टेंस और दो consecutive एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस वो कितना कितना होगा, lambda by 2 अच्छा। एनर्जी trapped between two nodes remains constant। क्या क्या बोला जा रहा है? दो नोड के बीच की एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ये दो नोड हो गए ना, यहाँ एक नोड इधर एक नोड इधर, दो नोड के बीच में एनर्जी जो ट्रैप हो गई वो एनर्जी हमेशा क्या रह रही है, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट हो गई सर वो एनर्जी, हाउ दैट एनर्जी इज कांस्टेंट? देखो मैं ये प्रूव कर दूंगा एनर्जी कांस्टेंट हो गई अगर नया एनर्जी अंदर नहीं आया और पुराना एनर्जी बाहर नहीं गया, तो टोटल एनर्जी इसके बीच में जो ट्रैप हो गई वो कैसी हो जाएगी, जल्दी बताओ। ठीक है दो पॉइंट के बीच में एनर्जी एंटर भी नहीं कर रहा है और एग्जिट भी नहीं कर रही है एनर्जी, कांस्टेंट हो जाएगी सर। तो जो एनर्जी बीच में ट्रैप हो गई वो हमेशा क्या हो गई, फिक्स हो गई ना। कैसे प्रूफ करा जाए इसको? सर प्रूफ करना कुछ नहीं है, एनर्जी एंटर कैसे करती है, पिछले वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल पे करता है वर्क, पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पे क्या कर रहा होता है, वर्क। लेकिन नोड वाला पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा है, या कर रहा है? रेस्ट पे है सर। नहीं तो कर नोड के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना है, 0 तो पीछे से एनर्जी कितना एंटर करेगा, 0 आगे से एग्जिट भी कितना करेगा, 0 कुछ एंटर नहीं किया कुछ एग्जिट नहीं किया, तो इसका मतलब जो अंदर ट्रैप हो गई वो, कांस्टेंट। और वो एनर्जी जो है चेंज हो रही है बार बार, वो एनर्जी क्या हो रही है, किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक से पोटेंशियल में और पोटेंशियल से काइनेटिक। कैसे? देखो जब स्ट्रिंग सीधी है एकदम स्ट्रेट है, तो जब स्ट्रिंग स्ट्रेट है तो सारे के सारे पार्टिकल्स अपने मीन पे हैं, पोटेंशियल एनर्जी सारे पार्टिकल्स अपने मीन पे हैं तो सबसे तेज चल रहे होंगे, एसएचएम का कॉन्सेप्ट। जब स्ट्रिंग Yes, sir. स्ट्रेट है तो सब फास्ट मूव कर रहे हैं, सब के सब बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक होगी ना। यस हाँ सर। सर और जब पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पे, अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पे होंगे तो उस समय वो रेस्ट में होंगे। एक्सट्रीम पे जब पार्टिकल होते हैं एसएचएम करते हुए तो रेस्ट में होते हैं, यस सर। उस समय क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और बीच का कोई भी कंडीशन आप लोगे तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही होंगी। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको लिखना सिखा रखा है, याद है लिखते थे हम लोग। यस सर। तो पोटेंशियल काइनेटिक अगर पूछ दिया जाए तो लिख सकते हो आप, कितना है कैसे है, लिख सकते हैं। यस सर।
इंटीग्रेट कर देना है, बस फंक्शन आपको पता लग ही गया है कि क्या फंक्शन है। बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए? ये बातें जो मैंने लिखी हैं 4-5 देखा था स्टैंडिंग वेव। यस सर। बचपन में रबर बैंड लेके उसमें कागज फंसा के दूसरों को मारा है कभी? यस सर। बहुत मारा सर। बहुत मारा है। ना? सर वो अभी जो रबर रिसेंटली बैंड पिछले साल करा था। आप उंगली के बीच में फिक्स करते हो और फिक्स करके उसको वाइब्रेट करा के देखो कभी, तो दैट इज ऑल्सो स्टैंडिंग वेव, है ना? फिक्स्ड एट बोथ एंड्स जो कह रहा हूं मैं, हमने क्या किया, लो एक स्ट्रिंग को इस तरह से रखा, दो फिक्स एंड के बीच में ऐसे लगा दिया, और इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिया। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो किस तरह से ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऑसिलेट करते देखा, स्ट्रिंग इस तरह से शेप हो जाएगी स्ट्रिंग की, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होंगी, कभी ऐसे भी होगी, ऊपर की तरफ जाएगी स्ट्रिंग, ऐसे देखा है होते हुए कि नहीं? रबर बैंड से ये देखना काफी आसान होता है ना? जो किलर मशीन गन हम बनाते थे, रबर बैंड प्लस पेपर मिलाकर, इस तरह से वो दिखेगी आपको, है ना? क्या सर? इस तरह से दिखेगी आपको रबर हाँ बैंड, सर। है हाँ ना? सर। मेरे सामने एक रबर बैंड है और मैं उससे ये करके देख मारने रहा वाला हूँ, हूँ उसी को। और आवाज भी आती है उसकी, ध्यान से देखना, यस सर। देखना है, सुनना है। अगर आप उसको वाइब्रेट कराओगे तो यू विल लिसन हियर अ साउंड, और वो जो साउंड है, वो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहती है, उसका एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी ऑफ द साउंड इज फिक्स्ड। उसको अगर बदलना है तो आपको अपनी जो फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस है उसको चेंज करना पड़ेगा। खैर, स्टैंडिंग वेव इस तरह से हम लोग दो 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 एंड पे जो स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, उसमें स्टैंडिंग वेव डेवलप किया जा सकता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ी जो भारी समस्या है वो टर्मिनोलॉजी की है। तो पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, और टर्मिनोलॉजी एक आप लिखेंगे, टर्मिनोलॉजी हम जब लिख रहे होंगे तो पहले मैं लिखूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा मैंने? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में बात करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एट विच सिस्टम कैन वाइब्रेट। जैसे ये सिस्टम मैंने बनाया, एक स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग को दोनों एंड से फिक्स किया, कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर सकती है, बोलो? वाइब्रेट। उसी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर एक टर्म हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हार्मोनिक। कैसा टर्म इस्तेमाल करते हैं? हार्मोनिक। हार्मोनिक कभी भी लिखा है तो हार्मोनिक से आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, हार्मोनिक मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल मल्टीपल। और कहीं पे अगर ओवरटोन लिखा है तो ओवरटोन देखते ही आपकी समझ में ये आना चाहिए, ओवरटोन लिखा है तो नेक्स्ट सक्सेसिव मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? अभी बता देता हूं, सक्सेसिव मोड। कभी भी आप, अगर आप किसी एक स्टैंडिंग वेव, किसी एक सिस्टम में स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहे हैं, तो स्टैंडिंग वेव जो है, स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम में, वो क्वांटाइज्ड होती है। किसी गिवन सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी? क्वांटाइज्ड। डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। अगर एक सिस्टम मान लो 256 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है, कितने पे वाइब्रेट कर रहा है? 256। 256 पे, और इसके बाद वाला मोड अगर वाइब्रेशन आप कराना चाहते हो तो वो 256 का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। 256 का क्या होगा?
इंटीग्रल मल्टीपल। ये मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको दिख जाएगा, बहुत आसान है ये समझना। और वो जो 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 भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मान लो 512 है ना, 256 के बाद कौन सा वाइब्रेशन चल रहा है? 512 तो 512 256 का कौन सा मल्टीपल है? दोगुना हो गया सर। कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल? कौन सा इंटीग्रल? सेकंड है ना, तो उसको मैं बोलूंगा कि ये सेकंड हार्मोनिक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो क्या कहलाएगा? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक। हार्मोनिक। अगर 3 गुना है तो कौन सा मल्टीपल हुआ? तो क्या Third. कहेंगे? थर्ड Third हार्मोनिक। 10 गुना है तो 10th हार्मोनिक। 10th हार्मोनिक। ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन होता है नेक्स्ट सक्सेसिव मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी कुछ वाइब्रेशन चल रहा है, इसके जस्ट बाद जो वाइब्रेशन हो सकता है वो क्या होगा? ओवरटोन। ओवरटोन। और ये ओवरटोन हमेशा ऑर्डर में चलता है। कैसे ऑर्डर में? पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन। और उसके जस्ट बाद हार्मोनिक आएगा। सेकंड ओवरटोन, उसके बाद थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन। समझे? अभी भी समझ में नहीं आया? एक बार मैं लिख देता हूं, फिर समझ में आएगा। देखो, अच्छी बात यह है कि जो आपका वाइब्रेशन हो रही है स्ट्रिंग में, कि इस स्ट्रिंग में आपने क्या किया, गिटार को गिटार, मतलब क्यों स्पेशल है गिटार? गिटार की जो साउंड होती है, किसी भी एक स्ट्रिंग की साउंड फ्रीक्वेंसी, एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन उसको ट्यून कर रहा है, कितना तेज आपने उसमें स्ट्रोक लगाया है। आप धीरे से उसमें स्ट्रोक करिए, तेज स्ट्रोक करिए, अगर गिटार की एक फ्रीक्वेंसी, गिटार की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को आपने एक सेट कर दिया है वैल्यू, तो वो वैल्यू हमेशा वही रहेगी। दैट वैल्यू विल नॉट चेंज अंटिल अनलेस यू डू नॉट चेंज द सिस्टम। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है मुझे, आई एम कॉलिंग इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इस वाले मोड को क्या बोल दिया मैंने? फंडामेंटल। सर आप फंडामेंटल क्यों बोल रहे हो इसको? देखो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इसको फंडामेंटल मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है। ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? नोड है या एंटी नोड है? कौन सा वाला सर? लेफ्ट वाला, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये Node. सर ये नोड है। दिस इज नोड। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये भी नोड है सर। ये भी नोड है। तो दो, इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल थी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बोल रखी थी मैंने? एल। एल लेंथ बोल रखा था। तो अब ये बताओ, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है? सर मिनिमम एल ही हो सकता है। नहीं, लैम्डा के टर्म्स में बताओ। lambda by 2 लैम्डा बाय लैम्डा Two. बाई 2 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि नहीं? yes sir तो सबसे जो वैल्यू लैम्डा की सबसे ज्यादा कब होगी? वैल्यू लैम्डा की सबसे ज्यादा जब होगी, जब लैम्डा बाई 2 ही एल के बराबर होगा। लैम्डा बाई 2 जब एल के बराबर होगा तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगा ना? यस सर। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू जब एल के बराबर होगी तो लैम्डा सबसे, ज्यादा। और लैम्डा सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव इसमें जनरेट आप नहीं कर सकते। इस स्ट्रिंग में इससे कम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? लैम्डा बाई 2, इसमें जो भी आप वेव स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, उस वेव की वेवलेंथ पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उसकी वेवलेंथ जो है, लैम्डा जो है कितना, इस केस में लैम्डा कितना आ रहा है जिस केस में मैंने दिखाया है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। 12 आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 12 आ गई, लैम्डा सबसे ज्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। और फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? एफ नॉट अगर कैलकुलेट कर दूं मैं, तो एफ नॉट कितना आएगा सर? एफ नॉट लिखोगे आप वी बाई लैम्डा। एफ क्या होता है? वी बाई लैम्डा होता है कि नहीं?
सर ये और- लैम्डा बाय 2 पूरी लेंथ के बराबर ही हो गया जो हाँ जी, स्ट्रिंग है। हाँ जी, स्ट्रिंग क्या कह रहे हो? तो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर ही हो गया लैम्डा बाय 2। दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ की टर्म्स में कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? सर लैम्डा बाय 2 इस केस में। तो लैम्डा बाई 2 और एल आपस में बराबर नहीं होंगे? सर क्योंकि लैम्डा तो बहुत मतलब वैसे छोटा होता है ना कंपेयर ये टू। कितना छोटा है मुझे उससे मतलब नहीं है ना। लैम्डा छोटा किसने बताया तुम्हें? लैम्डा तो किलोमीटर का भी होता है। लैम्डा छोटा लाइट के लिए होता है ना, ये तो साउंड वेव है। ओके सर। किलोमीटर भर का भी लैम्डा मिलेगा कभी, है ना। एक वेव आ रही है ओशन में, वेव आ रही है 2 किलोमीटर लंबी वेव आ रही है, होती है कि नहीं? हो जाएगी। तो फिर लैम्डा छोटा हमेशा छोटा थोड़ा ही होगा। लैम्डा बराबर 2l में किसी को दिक्कत है या नहीं दिक्कत है? सर, जल्दी। सर लैम्डा मैक्सिमम आपने बोला जब होगा जब लैम्डा बाय 2 एल के बराबर होगा। हाँ जी, सर इसका कोई रीजन है? अभी दिखा देता हूं मैं, पहले ये देख लो। एफ नॉट कितना है? वी बाई लैम्डा आया। यस सर। वी बाई लैम्डा आया तो फिर वी बाई लैम्डा आने से क्या हुआ कि एफ नॉट की जो वैल्यू आई वो आई 1/2l। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2l। और v की वैल्यू स्ट्रिंग है तो 1/√t/μ होगी कि नहीं? हाँ सर। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव इसमें जनरेट आप कर सकते हो। आप इसमें धीरे से मारो, तेज मारो, डिस्टरबेंस किसी भी तरीके से आप इसमें जनरेट करो, कम से कम फ्रीक्वेंसी यही जनरेट हो सकती है इसमें, इससे कम फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो पाएगी। ये इसकी खास बात है। खास बात समझे आप? यस सर। इसीलिए गिटार खास होता है। गिटार की स्ट्रिंग में क्या होता है, आपने ध्यान से अगर देखा है तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है उसमें जब बजाने वाला कोई आता है तो वो बहुत देर तक तो चेक चेक इधर उधर उसके अंजर पंजर घुमाते रहता है, टाइट करते रहता है, ढीला करते रहता है। देखा ऐसा कि नहीं? यस सर। तो वो Yes, sir. उसकी टेंशन को मैनेज कर रहा होता है जिससे वो अपने जो कॉर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनको सेट कर सके। हालांकि अपने आप करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आजकल आने लगा है, बड़ा सस्ता आता है, ट्यूनर। हाँ। फिर आपने ये भी देखा होगा कि गिटार की जो 5-6 स्ट्रिंग है उन सब की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग होता है। एक सबसे पतली स्ट्रिंग, सबसे मोटी स्ट्रिंग, फिर उनके बीच में सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग होती है। देखा कि नहीं? यस सर। सबकी थिकनेस सेम नहीं होती है, क्योंकि सबकी थिकनेस अगर डिफरेंट होगी तो मास पर यूनिट लेंथ सबके लिए अलग होगा। देखो म्यू दिख रहा है यहाँ पे, म्यू देख रहे हैं? म्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में म्यू है कि नहीं? है। तो म्यू है तो थिकनेस क्या अलग अलग थिकनेस होने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी कि नहीं? बताओ। जी सर। फिर दूसरी बात यह है कि अगर बजाते हुए आपने देखा है गिटार को, तो एक हाथ से तो वो स्ट्रोक कर रहा होता है स्ट्रिंग्स में, और दूसरे हाथ से वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम ज्यादा करता है। देखा कभी बजाते हुए? सर वो जो हाथ को आगे पीछे कर रहा Yes, होता है। sir. तो वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम ज्यादा करते रहता है। लेंथ कम ज्यादा करने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी सर। बदलती है। लेंथ कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यस सर। जितनी कम लेंथ रखोगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ज्यादा होगी, है ना। कोई है जो बजाता भी हो गिटार क्लास में? नहीं, कोई आदमी नहीं। कॉलेज आके बजाएंगे सर। पहले तो उसमें देखा होगा आपने, क्या देखा होगा आपने, तो खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि आप स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करते हो, है ना। ऐसे होती है ना, यही तो कोड्स होती है उसमें, EADGB। यहाँ ऊपर सर नीचे पूरा करके लेंथ गिटार को आप, बजा पड़ा हुआ। ए माइनर डी माइनर ई होती है। है ना। चलो फिर अब क्या है? ये नाम होते हैं, कॉर्ड के नाम है, कॉर्ड्स के नाम होते हैं। स्ट्रिंग्स के नाम। ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो आपका हुआ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं चाहता हूं कि सेम स्ट्रिंग में कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी बजा के देखा जाए। इसी स्ट्रिंग में क्या करें,
दूसरी फ्रीक्वेंसी। दूसरी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहते हैं, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक डायग्राम ही बनाना है, और इसके जस्ट बाद जो भी ट्यून होगा वो फंडामेंटल के जस्ट बाद वाला कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट ओवरटर्न। ये ऐसे नाम होती है, फंडामेंटल के जस्ट बाद जो ट्यून हो रहा है वो कौन सा, क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट ओवरटोन। और इसके जस्ट बाद जो बजेगा वो कौन सा होगा? सेकंड ओवरटोन। और ये ओवरटोन हमेशा ऐसे ही सक्सेशन में चलेगा। ओवरटोन हमेशा कैसे चलेगा? इसी तरीके से चलेगा। देखो अब पुराने में और इसमें क्या डिफरेंस है, हमने क्या बोला, ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट क्या है? एक नोड। और ये पॉइंट भी क्या है? नोड। तो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, पहले मैंने डिस्टेंस कितना लिखा था? दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। λ/2। लेकिन सर आप ये भी तो देखो, दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 तो छोड़ो, लैम्डा भी तो हो सकता है। यस सर। अगर दो नोड के बीच में आप एक नोड और इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक नोड और इंसर्ट कर दिया, तो इस तरह की वेव भी तो जनरेट हो सकती है, नोड से नोड और फिर नोड, नोड से नोड और फिर नोड, इस तरह की वेव भी तो जनरेट, क्योंकि आपने जो स्ट्रिंग को फिक्स किया है, आपने दो पॉइंट को ही तो फिक्स कर रखा है। कौन कौन से दो पॉइंट? जो एंड पॉइंट है वो डेफिनेटली नोड होंगे, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता है मेरे साथ। जो फिक्स पॉइंट है, जो कभी भी मूव नहीं कर रहा है, वो हमेशा क्या बनेगा? एक नोड। लेकिन दो नोड के बीच में एक नोड तो इंसर्ट किया जा सकता है ना। यस सर। अब इस केस में अगर आप लैम्डा लिखना चाहते हो तो लैम्डा कितना आएगा जरा बता दो? एल ही आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहाँ का डिस्टेंस? λ/2 है सर। और ये डिस्टेंस भी। सर ये इसलिए कहा ना क्योंकि पूरी एक वेव कंप्लीट हो रही है इसमें। नहीं, वेव कंप्लीट नहीं हो रही है। मेरे को क्या करना है, बस मैं दो नोड के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा जानता हूं, इस चीज से मैंने लिखा है। तो λ/2 और λ/2 मिलके कितना हो गया? लैम्डा। और ये लैम्डा किसके बराबर आया? एल। एल के बराबर आया। और ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखेंगे, पिछली बार लैम्डा किसके बराबर था? 2l। λ/2 के। लैम्डा था L2L के बराबर। इस बार लैम्डा किसके बराबर है? एल। तो पहले के कंपैरिजन में लैम्डा ज्यादा हो गया कि कम हो गया? कम हो गया सर। कम हो गया। तो इसका सर, मतलब वही सबसे ज्यादा लैम्डा था इससे पहले वाला जो किया था मैंने। Yes, उसी sir. केस में फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी। यस सर। फर्स्ट sir. ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी है, V1 अगर लिखना है, तो V1 को क्या लिखेंगे सर? F1 को लिखेंगे V/λ। और कितना आएगा ये बताओ? F1 कितना आएगा? जल्दी से देख के बताओ। 1/L √T/μ। √T/μ। एंड F1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 × 1/2L √T/μ। ये लिखा जा सकता है। यस सर। 2f0। तो फर्स्ट ओवरटोन F1 किसके बराबर आया? F1 किसके बराबर आया? देखो जरा ध्यान से। 2f0 आया ना? Yes. F1 हाँ जी बताओ आर्यन। सर आपने ये कहा ना कि लैम्डा दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। ये कह दिया मैंने, बताओ। सर इसमें तो ये दूसरा नोड बीच में, तो λ/2 नहीं हो गया मिनिमम डिस्टेंस? मैं कॉन्जिक्यूटिव थोड़े कह रहा हूँ, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा। तो एंड पॉइंट्स के बीच। एंड पॉइंट नोड है, पक्का नोड है। हाँ सर है। तो क्या दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होना नेसेसरी है? सर मैं Yes, बस sir. ये कह रहा हूँ कि आपने कैसे फर्क किया, पिछले वाले में 2l लिख दिया, इसमें =l लिख दिया, ये कैसे कर दिया? भाई तुम मुझे एक बात बताओ पहले तो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम हाँ ना में जवाब देना। ओके बोलना स्टेटमेंट हमेशा सही है, गलत है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 है, हो सकता है। हमेशा सही है कि नहीं? हमेशा नहीं है।
हमेशा नहीं है। तो पहली बार स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट किया कि ये दो जो एंड पॉइंट है, दीज एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड। एंड पॉइंट को मैंने क्या करा, फिक्स फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली एंड पॉइंट क्या है, नोड्स। तो अगर कभी भी स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कैन आइदर बी लैम्डा बाई 2, कैन बी लैम्डा, कैन बी 3 लैम्डा बाई 2, कैन बी 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो हो सकता है कि नहीं। सर इंक्रीमेंट लैम्डा बाय 2 का हो रहा है ना बार बार। लैम्डा बदल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। एल तो फिक्स है ना, यस सर, तो आप लैम्डा चेंज हो रहा है, सिचुएशन बता रहे हो आप डिफरेंट। सिचुएशन अलग हो जा रही है, लैम्डा बदल रहा है। ठीक है सर, ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं हम देख के बता पाए कि लैम्डा बाय 2 है वो या क्या है। देख के ही तो बता रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं इसमें। सर वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आपने कैसे देख के बता दिया वो अरे लैम्डा देख है। के बताया, देखो ये डिस्टेंस, ये मैंने नोड बनाया, ये भी नोड बनाया, ये भी नोड बनाया, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना होता है कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का, अच्छा लैम्डा बाय 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस, हाँ लैम्डा बाय 2 तो पूरी लेंथ कितनी बनी, एल। तो लैम्डा के बराबर आएगी वो। ओके सर। ये फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है, जवाब मिलेगा मुझे, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है। और सेकंड हार्मोनिक। दिस इज, इस टू को देख के मैं पहचान पा रहा हूं, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस टू मैं कहूंगा ये कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड। सेकंड हार्मोनिक है। किसी भी सिस्टम में ओवरटोन्स तो सक्सेशन में चलता है, लेकिन हार्मोनिक भी सक्सेशन में ही चलेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। हार्मोनिक मैं तभी देखूंगा, तभी बताऊंगा जब मैं फाइनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर चुका हूंगा। ठीक है, ओवरटोन तो सक्सेशन में चलेगा, जैसे फर्स्ट आया है तो फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, सेकंड। डेफिनेटली सेकंड लिखूंगा, उसके बाद थर्ड लिखूंगा, लेकिन हार्मोनिक का नेसेसरी नहीं है कि फर्स्ट के बाद सेकंड हार्मोनिक ही आएगा। हो सकता है कि किसी सिस्टम में फिफ्थ हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आई बात समझ के नहीं। यस सर। तो अब खास बात इसकी देखो ये है, खास बात ये है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को ऐसे रख के वाइब्रेट कराना चाहते हैं, स्ट्रिंग को दो एंड से फिक्स करके क्या चाहते हैं, वाइब्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यून होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, या फिर उसके बाद, उसके तुरंत बाद जो ट्यून हो रहा है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कौन सी, सेकंड मल्टीपल 2f0। और f0 और 2f0 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी इसको एक्साइट नहीं करेगी, ये खास बात है। क्या समझ चीज में बोले आया सर आप? है, सर आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि f0 और 2f0 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ये वायर ट्यून नहीं करेगा। मान लो f0 की वैल्यू कितनी आई, इस केस में f0 कितना होता, 512 हर्ट्ज हो जाता, f0 कितना होता 512। तो इसके जस्ट बाद कुछ वाइब्रेशन अगर हो सकता है तो वो कौन सा होगा, 1024। इस केस में, हमेशा नहीं, इस केस में। ओके सर। और 512 और 1024 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है जो फ्रीक्वेंसी पे ये वायर ट्यून हो सकता हो। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड हो गई ना फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं आपसे डिमांड करूं, आप मुझे सेकंड ओवरटोन लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ, सेकंड ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन आप लिख सकते हो तो जरा लिख दो, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं आपको। यस सर। सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन के लिए मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जल्दी से लिख के दिखाओ सेकंड ओवरटोन कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा, ये सारी बातें आप मुझे बताओ। ऐसे करते हैं, देखो एक बार मैं आपको तरीका बताता हूँ। सर एक बार करने दो तेरा। हाँ कर लो, पहले एक भी नोड नहीं था दो नोड के बीच में, यहाँ एक नोड इंसर्ट किया, अगले केस में क्या करेंगे, 3 नोड्स होंगे टोटल, एक दो नोड इंसर्ट करेंगे। दो नोड इंसर्ट कर देंगे, तो करके दिखाओ।
जैसे ही आ जाए मुझे बताना, बड़ा आसान है, अभी तक आ जाना चाहिए था। सर 3f होगी 3f नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम? 3 टाइम्स। तो थर्ड हार्मोनिक हो गया। यस सर। कैसे होगा? ये नोड है, ये भी नोड है, तो इसके बीच में दो नोड और इंसर्ट कर देते हैं। ये एक नोड यहां आ गया, एक नोड यहां आ गया। फॉर्मूला याद मत करना आप, बस इस तरीके को याद रखना। तो कुल मिला के लेंथ कितनी बनी? L कितना हुआ? lambda by 2. 3 3 लैम्डा लैम्डा। बाई 2। एल की वैल्यू कितनी आई? 3 लैम्डा बाई 2। और F2 सेकेंड ओवरटोन कितना आया? V बाई लैम्डा होना चाहिए, है ना? यस सर। ये कितना आया? F2 F2 जो आया 3V अपॉन 3V अपॉन कितना L? 2L under root T. 3V अपॉन 2L आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि F2 को लिख सकता हूं मैं, F2 बराबर लिखा जा सकता है 3F0 या फिर 3 इंटू 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। कौन सा हार्मोनिक ये हुआ? सेकेंड ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। Third harmonic. थर्ड हार्मोनिक। ओके, ये समझ में आ गया। यस सर। अब इसमें एक छोटा सा हेडिंग और लिख लो। सर आप बोल रहे थे कि फिफ्थ हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, मैं इस केस में नहीं कह रहा था, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। अभी मैं वो एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको ढंग से बता देता हूँ। आप अगला हेडिंग लिखेंगे, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच्ड इन तो था ही था, और ये था फिक्स्ड एट वन एंड। बोथ एंड। फिक्स्ड एट वन एंड। पिछली बार मैंने क्या लिखा? बोथ एंड। इस बार कहां से लिख रहा हूं? वन एंड। वन एंड से फिक्स। तो वन एंड से फिक्स करके कैसे बनाया? सर देखो, हमने क्या किया, एक लिया इस तरफ, ऐसा करता हूं, टेबल में बनाता हूं, क्योंकि टेबल में देखना बड़ा आसान होता है। ये तो ग्राफ के लिए हो, डायग्राम के लिए हो गया, ये फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए 3 और 3 नो वाली टेबल इंसर्ट करते हैं। अरे बड़े हो जाओ, टेबल बड़ा नहीं हो रहा है हमसे, टेबल रहने देते हैं। बिना टेबल के ही काम चलाते हैं। फिक्स्ड कहां से किया इसको? एक एंड से फिक्स कर रखा है, एक एंड से फिक्स करी हुई कैसी बनेगी? सर देखो, यहां एक बनाया रिंग, रिंग में इस तरह से मैंने फंसा दिया डंडी, लाठी, स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया। अब ये क्या है, एक तरफ से तो फिक्स है, दूसरी तरफ से मूव कर सकती है, देख रहे हो कि नहीं? यस सर। इसमें मुझे स्टैंडिंग वेव जनरेट करनी है, तो इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करनी है, तो लुक एट दिस पार्ट। ये वाला क्या है? दिस इज अ नोड। नोड। इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना है? 0 है। और इस स्ट्रिंग में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो मूव करने के लिए सबसे ज्यादा मुक्त है, सबसे ज्यादा फ्री है? जैसो फ्री एंड है जो फ्री एंड है। तो ये जो पॉइंट है ये एंटी नोड होगा यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा मूव यही कर सकता है ना? नहीं समझे? जो सर- फिक्स है, जो फिक्स है वो तो कैसा है? नोड। और ये मूव कर सकता है, तो कल को अगर इसमें वेव जनरेट करोगे तो इस तरह से यहाँ पे जा सकती है ना, ये ऐसे मूव कर सकता है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाया? ये जो सबसे फ्री वाला पॉइंट है। एंटी नोड। तो इस बार इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हाँ जी। सर ये जो राइट वाला पार्ट है, हम्म, ये जब सर फिक्स नहीं है तो ये तो नीचे नहीं गिर जाएगा। ये टाइट तो रखिए ना, स्ट्रिंग में टाइट रखिए। ये किस लिए लगाया मैंने? टाइट रखने के लिए तो लगाया ये।
एक रिंग लिया, रिंग को एक रॉड में फंसाया और रस्सी को खींच के टाइट कर दिया, अब उसमें स्ट्रिंग में वेव जनरेट कर रहे हैं। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर एल है, लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है L तो लैम्डा में और एल में क्या रिलेशन होगा फंडामेंटल के लिए? लैम्डा में एल में रिलेशन लिखा मैंने, लैम्डा बाई 4 बराबर एल, ये समझ में आया, लैम्डा बाई 4 एल के बराबर होगा। अमरदीप समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. मितांशी, उपासना समझ आया? Yes, sir. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना? लैम्डा इक्वल्स 4l। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? v बाई 4l। चेक करके जल्दी से बताओ। Yes, sir. और एफ नॉट की वैल्यू को कितना लिखते हैं? 1/4l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू। म्यू। क्या ये सही है? बताओ, जवाब sir. इतना मत कर गए हम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सा चीज आएगा? जस्ट बाद कौन आएगा? फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन अगर ट्यून कर रहे हैं तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आप जरा एक बार करके दिखाओ मुझे, जल्दी से बता दो। फर्स्ट ओवरटोन फटाफट से, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा ये बता। आया नहीं आंसर अभी तक? आया नहीं? सर आ रहा है 2 मिनट। सर थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब थर्ड। थर्ड हार्मोनिक आ गया ना? यस। देखो मछली बन गई। यस सर। ये तो नोड है, पक्का नोड है। और ये कैसा है? एंटी नोड। तो पहले कोई भी नोड नहीं था, अब एक नोड हमने इसके बीच में ठूस दिया। तो एक नोड हमने ला दिया, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई, और नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? अब साथ ही नहीं दे रहे हो, कोई तो बोलेगा। सर नोड से एंटी नोड हो गया लैम्डा वंशिका, लैम्डा बाई 4 होगा ना ये? Lambda by 4. और एल की वैल्यू इस बार कितनी होगी? तो सर 3 lambda by 4. एल कितना हो गया? L/2 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। 3 लैम्डा बाई 4 इज एल। ठीक है जी। तो लैम्डा कितना आया? 4l बाई 3। और F1 फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ नॉट। बाई 4l अंडर रूट कितना? T by mu. अंडर रूट टी बाई म्यू। इसको क्या लिखें हम लोग? फर्स्ट ओवरटोन को क्या लिखेंगे? 3 times F naught. थर्ड हार्मोनिक हो गया। यस सर। देखो ये डिपेंड करता है सिस्टम पे कि किस तरह का सिस्टम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक हुआ? थर्ड Third. हार्मोनिक। उसमें कौन सा था? सेकंड Second. फर्स्ट सेकंड था सर। इसमें तो सेकंड हार्मोनिक आया ही नहीं, यस सर। तो सेकंड हार्मोनिक इसमें होगा ही नहीं। इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें इस सिस्टम में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो 100 हर्ट्ज के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून होगी? 100 के जस्ट बाद फ्रीक्वेंसी जो ट्यून होगी वो कौन सी होगी? 300. थर्ड 300. हार्मोनिक होगी सर। 300 होगी। और इसके बाद 500. इसमें फोर्थ हार्मोनिक भी नहीं होगा। कैसे? आपको कैसे पता लग रहा है सर? कैलकुलेट करके देख लो। क्या कैलकुलेट करें सर? Even harmonic. हैं? सेकंड Even ओवरटोन। harmonic नहीं होंगे. सेकंड ओवरटोन करेंगे ना कैलकुलेट। इस बार कौन कैलकुलेट कर ले हम? सेकंड देखो ओवरटोन। ये ओवरटोन जो है ये तो चलेगा एकदम
उसी हिसाब से जैसे चल रहा है। लेकिन हार्मोनिक जो है वो देखना पड़ेगा, चेंज हो सकता है। वो पता करना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड हार्मोनिक कैसा बनेगा सर? सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा बताओ? सेकंड हार्मोनिक में 2 नोड आ जाएंगे। कितने नोड आ जाएंगे? 2। सेकंड हार्मोनिक में 2 नोड आ गए। तो 2 नोड आए तो कैसे करें? एक नोड यहां आ गया, एक नोड यहां आ गया, और ये आ गया इधर एंटी नोड, लास्ट वाला नोड 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 एंटी नोड, डबल मछली हो गई। इस बार एल का वैल्यू कितना है बता दो? 5 लैम्डा बाय 4। 5 lambda by 4. 5 लैम्डा बाय 4 है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो कितना हो गया? ये डिस्टेंस लैम्डा, और ये जो बचा डिस्टेंस नोड से एंटी नोड, ये कितना? लैम्डा बाई 4। तो 5 लैम्डा बाई 4 के बराबर कितना आया? एल आया। और लैम्डा किसके बराबर आएगा? 4l बाई 5। और सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5v बाई 4l। और यही काम बस अब करते रहो आप 5f0। तो 5f0 का मतलब कौन सा हार्मोनिक?